नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। सुप्रीम कोर्ट में मौलिक कर्तव्यों को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाना चाहिए। इसमें भगवत गीता को आधार बनाते हुए मौलिक कर्तव्यों के महत्व को बताया गया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों के महत्व को समझने की जरूरत है। इसके अलावा याचिका में जिक्र है कि वर्तमान में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सहारा लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति मसलन सड़क, रेल आदि को ब्लॉक करने जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। याचिका के मुताबिक वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के बीच एक संतुलन की जरूरत है। यहां हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। मूल संविधान में संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया था। इन्हें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए शामिल किया था। संविधान के भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। साल 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के जरिए शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल हैं। इसका मतलब है कि इनके उल्लंघन पर कोर्ट जाकर कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। एक और बात ध्यान देने वाली है कि मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, विदेशों के लिए नहीं। देखते हैं अगली खबर। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने मिलकर एक रिवॉर्ड प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। रिवॉर्ड यानी रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट के जरिए वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए बेहतर प्रोजेक्ट को अपनाया जाएगा। भारत सरकार ने साल 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करने का लक्ष्य रखा है। वाटरशेड मैनेजमेंट से मतलब सतह और भूमिगत जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से है। इसमें रन ऑफ वाटर के बचाव और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से देखें तो वाटरशेड मैनेजमेंट में प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। इंडो फ्रांस। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस की यात्रा पर हैं। वे जर्मनी से म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर फ्रांस आए हैं। वे इंडो पैसिफिक पर ईयू मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। यहां भारत और फ्रांस के बीच इंडिया ईयू रिलेशनशिप, अफगानिस्तान मामला, यूक्रेन विवाद और ईरान न्यूक्लियर डील पर चर्चा हुई। दोनों ही देशों ने बहुध्रुवीय विश्व और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर प्रतिबद्धता जाहिर की। इस मौके पर इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस को भी अपनाया। आपको बता दें कि ब्लू इकोनॉमी से मतलब महासागरीय संसाधनों का सतत प्रयोग है, जिससे आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और महासागरीय इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए जाने से है। इसमें फिशरीज, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 18 से 20 फरवरी के बीच जर्मनी के शहर म्यूनिक में किया गया। इसमें भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। इस मौके पर भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन ग्रोथ और क्लीन टेक्नोलॉजी को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वर्तमान के प्रमुख सुरक्षा संबंधी मुद्दों और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना है। इसमें नाटो, यूरोपियन यूनियन और अन्य देश मसलन भारत, चीन, जापान आदि शामिल होते हैं। यह कॉन्फ्रेंस दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बातचीत करने के लिए लीडिंग फोरम है। साल 2022 की कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन का मुद्दा डिस्कस किया गया। आइए जानते हैं अगली खबर क्या है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 28 फरवरी 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक के लिए ही वैलिड थी। अब इस योजना के लाभार्थी 28 फरवरी तक अप्लाई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के चलते अपने माता पिता को खो दिया, उनकी देखभाल और वेलबींग के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत 23 साल की उम्र पर 10 लाख रुपए और 18 साल की उम्र से मंथली स्टाइपेंड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसका मकसद माता पिता के बिना बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर ढंग से चलाने में समस्या न हो। योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने 11 मार्च 2020 के बाद अपने पेरेंट्स या सर्वाइविंग पेरेंट्स या लीगल गार्जियन या अडॉप्टिव पेरेंट्स या सिंगल अडॉप्टिव पेरेंट को कोविड की वजह से खो दिया हो। योजना में वही बच्चे शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पेरेंट्स की डेथ डेट तक 18 साल की उम्र पूरी न की हो। आइए देखते हैं आज की अंतिम खबर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 25वीं बैठक का आयोजन मुंबई में हुआ। इस मौके पर वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर पैदा हुए माइक्रो फाइनेंशियल चैलेंजेस पर चर्चा हुई। काउंसिल के मुताबिक सरकार और सभी रेगुलेटर्स को वित्तीय लिहाज से जरूरी सभी संस्थाओं के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। आपको बता दें कि FSDC का गठन दिसंबर 2010 में सरकार के आदेश द्वारा एपेक्स लेवल फोरम के तौर पर किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें सदस्य के तौर पर वित्तीय क्षेत्र के नियामक मसलन RBI, सेबी, IRDA के प्रमुख, वित्तीय सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल होते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर काउंसिल किसी विशेषज्ञ को मीटिंग में शामिल कर सकती है। साल 2008 में FSDC को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें आर्थिक मामलों के विभाग के लिए जिम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और राजस्व सचिव को भी शामिल किया गया था। FSDC के गठन का मकसद वित्तीय क्षेत्र विकास, संस्थागत संरचना और वित्तीय स्थिरता के लिए मैकेनिज्म तैयार करना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।